इस बीच नागपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने नेता सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेताओं के बयानों को भी जिम्मेदार ठहराया है। आपको याद भी होगा कि इनकी ओर से किस तरह के बयान दिए गए थे। आरोप है कि सीएम फडणवीस की तरफ से औरंगजेब विवाद को लेकर उकसावे वाले बयान दिए गए। विपक्ष का आरोप यह भी है कि सीएम फडणवीस ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार औरंगजेब को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की। आरोप तो यह भी है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी औरंगजेब पर बयानों से एक पक्ष के खिलाफ माहौल बनाया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे पर भी औरंगजेब की कब्र तोड़ने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष की दलील है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर उकसावे वाले बयानों ने ही हिंसा भड़काने का काम किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नागपुर की घटना महाराष्ट्र सरकार की नाकामी है। पिछले कई दिनों से लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भी बीजेपी नेताओं और मंत्रियों पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर किसी का नाम लिए बिना लिखा है कि महाराष्ट्र का एक विषैला मंत्री सरेआम समाज में नफरत फैलाने और बांटने का काम कर रहा है। कुछ ऐसे ही आरोप कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस, जिनके पास गृह विभाग भी है, वो नागपुर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा का जिम्मेदार हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा को बता रहे हैं। तो आप सत्ता में झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या, या जब वक्त मिले तो खुद ही नफरती भाषण देकर माहौल बिगाड़ने के लिए? कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, याद है या फिर भूल गए? एक तरफ विपक्ष हिंसा के लिए बीजेपी नेताओं के उकसावे वाले बयानों को वजह बता रहा है, दूसरी ओर नीतीश राणे जैसे मंत्री हैं कि भड़काऊ बयानों से बाज ही नहीं आ रहे। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए धर्म विशेष के खिलाफ नफरती बयानबाजी की है। सुनिए नीतीश राणे ने अपने नए बयान में अब क्या कहा। हमेशा पुलिस लोगों के ऊपर ही हाथ उठाने का क्यों आंदोलन होता है? ये जिहादों के माध्यम से तो जब औरंगजेब की कब्र को हम हटा रहे हैं तो इनको तो कब्रों में गाड़ने का काम करेंगे। जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको पाकिस्तान का अफवाह याद ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा के सरकार के माध्यम से होगा। जिन लोगों पे एफआईआर हो रही है, कल की घटना में सम्मिलित थे, उन सब के घरों का नष्ट किया जाए। शुरुआत वहीं से हुई है, आग लगाई उधर से। औरंगजेब को बड़ा करने का काम ये उनके ही चेले चपेटे ने किया है ना, उसका ही रिएक्शन आ रहा है। अभी वो आदमी जी को अपने घर पे बुला के सत्कार करने वाले लोगों को पूछो क्या है, वो उनको पूछना चाहिए, ऐसे आदमी को तुम बड़ा क्यों करते हो? पाकिस्तान के अब्बा याद आएंगे। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को तो छोड़िए, लेकिन सरकार में मंत्री होने के नाते नीतीश राणे की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों से शांति की अपील करें। हिंसा वाले इलाकों में जल्द से जल्द हालात सामान्य करने की कोशिश की जाए। बजाय इसके वो फिर से लोगों को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं, जो आपने अभी सुना भी। हाथ तोड़ने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का तक जिक्र कर रहा है। दूसरी तरफ शिवसेना, उद्धव गुट से लेकर कांग्रेस तक सब हिंसा को लेकर फडणवीस सरकार के खिलाफ आक्रामक है। कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र को मणिपुर बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे सीएम फडणवीस के बयान से संतुष्ट नहीं है और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है। और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है?
मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। जिस प्रकार से ये वारदात हुई है, वहाँ पर ईंटें हैं, वहाँ पर जो पत्थरबाजी हुई है, निश्चित है कोई पूर्व तैयारी के बिना इतनी बड़ी हिंसा नहीं हो सकती। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहाँ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। ऐसा कोई घटना इतनी बड़ी नहीं हुई है कि जिससे कोई विपक्ष को इतना ज़्यादा शोर मचाना चाहिए, बल्कि उनका काम है कि लोगों को शांति बनाए रखने के लिए अपील करके साथ देना चाहिए सरकार का। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अपना गृह क्षेत्र है। साफ साफ दिख रहा है कि कानून व्यवस्था का गला उन्होंने खुद अपने हाथों से घोटा है, क्योंकि प्रदेश का गृह मंत्रालय भी तो वही संभालते हैं। औरंगजेब को इतिहास के पन्नों से इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा किया, जिससे नागपुर जैसे शहरों में सांप्रदायिकता की आग को लगाया जा सके, उसको भड़काया जा सके। दुखी हूं मैं कि आज वो नागपुर जहां कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, सब भाई भाई की तरह से रहते थे, उस नागपुर में इतना बड़ा फसाद हो गया। देश को आगे बढ़ाना है तो आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार कह रही है कि नागपुर हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश है। मतलब उपद्रवियों या शरारती तत्वों ने इसके लिए पहले से प्लानिंग कर रखी थी। वो बस एक मौके की तलाश में थे। जैसे ही उन्हें मौका मिला, हिंसा का खेल खेल दिया गया। हिंसा के बीच पत्थरों से भरा ये ट्रक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। आखिरकार कुछ ही घंटों में इतने पत्थर कैसे जमा किए गए? इसके अलावा उपद्रवियों के जो चेहरे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं, स्थानीय लोगों के मुताबिक वो लोग भी यहाँ के नहीं हैं। हिंसा से पहले कभी भी उन्हें इस इलाके में नहीं देखा गया। बाहर की तरफ हमारे मेरे मोहल्ले के कोई नहीं था। अफ्तारी के बाद में कुछ बाहर के लोग आए हुए थे, है ना। मैं कैसे एक्चुअली अगर यहाँ का रहता तो मैं ईमानदारी से बता देता आपको। ये बाहर के लोग आए हुए थे तो सर इन लोगों ने माहौल बिगाड़ के रखे यहाँ का। इसके अलावा स्थानीय बीजेपी विधायक प्रवीण दटके भी दावा कर रहे हैं कि हिंसा की घटना पूर्व नियोजित दिख रही है। प्लानिंग कर जो कुछ हुआ है, आगजनी हुई है, 50 गाड़ियां जली है, लोगों के घर तक घुसे हैं, महिलाओं से गंदे गंदे भाषा में बात हुई है। पहले दुकानों पे से, घरों पे से सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। नसीब है कि उनकी डीवीआर अंदर है। सब प्लानिंग के तहत हुआ ऐसा दिख रहा है और पुलिस ने कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। स्थानीय विधायक से लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तक साजिश की बात से इनकार नहीं कर रहे। संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत। गाड़ियां जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी। वहां मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। सुनियोजित साजिश का जो आधार बताया जा रहा है, उसके मुताबिक कैसे कुछ ही घंटों में सैकड़ों उपद्रवियों की भीड़ जुट गई। कैसे एक ही पैटर्न पर अलग अलग इलाकों में हिंसा शुरू हो गई। कुछ इलाकों में चुन चुनकर दुकानों और मकानों को टारगेट करने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन अगर सुनियोजित हिंसा वाली थ्योरी में दम है, तो एक बार फिर सवाल महाराष्ट्र की पुलिस पर है। क्यों उसे साजिश की जरा सी भी भनक नहीं लगी? क्या उसे हिंसा का कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था? कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी यही सवाल पूछे हैं। अगर पूर्व नियोजित ये घटनाक्रम है और नागपुर शहर में है, तो इनकी पुलिस सोई थी, इनका गुप्तचर सोया था, इनको पता नहीं था। खुद ही मुख्यमंत्री उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसलिए गलती किसकी, ये बात का इशू है। लेकिन पुलिस का फेलियर उसमें सामने आता है। सरकार जिस सुनियोजित थ्योरी का हवाला दे रही है, विपक्ष को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। अब इसको लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की आशंका नजर आ रही है। जो लोग औरंगजेब के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं, उनके लिए राहत इंदौरी साहब का एक शेर है।
अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।